गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले दृढ़ पिंड के बारे में, यानी कि रिजिड बॉडी क्या होती है। ठीक है, तो देखो दृढ़ पिंड क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है। हमारे पास एक बॉडी है, पिंड है। कोई भी बॉडी या पिंड जो होता है ना, वो कणों से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्लियर है? किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है, जैसे पत्थर की बॉल। अब इस बॉडी पर, इस पिंड पर या इस निकाय पर, निकाय भी बोल सकते हैं, सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि किससे मिलकर बना होता है? कणों से बना होता है। समूह बन गया ना, ग्रुप। तो इस बॉडी पर या इस पिंड पर अगर हम बाह्य बल लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, ठीक है, ऐसे लगाएं हम, तो इनके कणों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, दूरी होती है ना, वो परिवर्तित ना होना, तो ये क्या कहलाता है? हमारे पास दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी कहलाता है। जैसे पत्थर की बॉल होती है, पत्थर की बॉल को आप ऐसे दबाओ, क्या दब जाती है? नहीं दबती है, क्योंकि बाह्य बल लगाने पर, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो कण होते हैं ना, उनके मध्य की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो नहीं चेंज होती। इसलिए वो क्या है? हमारे पास दृढ़ पिंड है। लेकिन अगर हम बात कर दें किसी रबड़ की बॉल की उसको हम दबाते हैं तो वो पिचक जाती है। ठीक है, वो दृढ़ पिंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कणों के मध्य की दूरी क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो इसकी क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर, बॉडी पर, यदि किसी पिंड पर, जैसे पत्थर की बॉल, बाह्य बल लगाने पर, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, बाह्य बल लगाने पर उसके कणों के मध्य की दूरी, उसके कणों के मध्य की दूरी क्या हो? अपरिवर्तित हो, अपरिवर्तित हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पिंड बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, दृढ़ पिंड कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? घूर्णन गति की। किसकी बात करते हैं? घूर्णन गति की बात करते हैं, यानी कि रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति क्या होती है? रोटेशनल मोशन क्या होता है? देखो, कोई, ये हमारे पास एक क्या है? अक्ष है। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास एक अक्ष है, और कोई पिंड इस अक्ष के चारों ओर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, एक पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? हमारे पास घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है हमारे पास। तो वो जिस अक्ष के चारों ओर घूर्णन करता है उसे हम बोलते हैं क्या? घूर्णन अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और ये जो गति होती है उसे हम बोलते हैं घूर्णन गति। बहुत देखी होगी हमने घूर्णन गति। जैसे झूला होता है, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, घूमता रहता है या नहीं रहता? रहता है। तो सेंटर पर एक अक्ष खींच लो ऐसे, उसी के चारों ओर वो क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। ये जो गति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर हमने अक्ष बनाया है उसे हम क्या बोलते हैं? घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष कह देते हैं। ठीक है, पंख है, पंखे की गति कौन सी गति होती है? घूर्णन गति होती है, रोटेशनल मोशन होता है। पंखे की ब्लेड होती है, वो घूमती है, पॉइंट, ऐसे पंखा रहता है हमारा, ऐसे पंखा रहता है ये।
और ये पंखुड़ियाँ जो होती है, ब्लेड्स जो होती है, वो ऐसे घूमती रहती है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये बीच में जो ये लाइन होती है, ये घूर्णन अक्ष। इसी के चारों ओर वो क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, घूर्णन अक्ष बोलते हैं। तो देखो, घूर्णन गति हम क्या कह सकते हैं, घूर्णन गति में पिंड अपने ही स्थान पर, पिंड अपने ही स्थान पर, अपने ही स्थान का मतलब क्या है कि इसी पथ में ये चक्कर लगाता रह रहा है। पिंड अपने ही स्थान पर एक निश्चित अक्ष के चारों ओर, एक निश्चित अक्ष के चारों ओर, निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है, रोटेट करता है। निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है, रोटेट करता है। पिंड जिस अक्ष के चारों ओर घूर्णन करता है, इसके जैसे इसके चारों ओर घूम रहा है, जैसे ये है इसके चारों ओर घूम रहा है ना। पिंड जिस अक्ष के चारों ओर घूर्णन करता है, घूमता है, उसे हम क्या बोलते हैं, घूर्णन अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि भाई घूर्णन गति क्या होती है, घूर्णन अक्ष क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं था। अब हम बात करते हैं दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण। यानी कि कोई जो पिंड है, बॉडी है, वो रोटेशनल मोशन कर रही है, घूर्णन गति कर रहा है कोई पिंड, तो उसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन के द्वारा, जिसे हम घूर्णन गति का क्या कहते हैं, हम समीकरण कहते हैं। तो किसके बारे में पढ़ेंगे, दृढ़ पिंड के लिए, दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण, दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण। इसके लिए देखो, जब भी कोई वस्तु, कोई भी पिंड है, अगर वो घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है, तो उसमें दो राशियों की बात कर रहे हैं, दो क्वांटिटी की बात करते हैं। एक तो होता है कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा होता है बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क। बल आघूर्ण क्या होता है, जिसके कारण कोई पिंड क्या करता है, घूर्णन गति करता है, रोटेशनल मोशन करता है, फोर्स होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन पढ़ चुके हैं, संबंध पढ़ चुके हैं। देखो, क्योंकि कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम व बल आघूर्ण यानी टॉर्क में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है ना, वो क्या होता है, टो इज इक्वल टू डी जे वेक्टर अपॉन डी टी। यानी कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके इक्वल होती है, बल आघूर्ण के इक्वल होती है, टॉर्क के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ जो जे होता है वो क्या है, कोणीय संवेग है। जे क्या है, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, और टो को क्या कहते हैं हम, बल आघूर्ण कहते हैं, यानी कि टॉर्क कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं घूर्णन गति की। तो समझना कि ये एक पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग कोई पिंड जो है ना,
वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, सपोज कीजिए कि प्रारंभ में ये जो कण है ना वो पॉइंट ए पर है और इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी मान लो, आर मान लो। मान लिया आर, ठीक है मान लिया। तो अब देखो ये कण यहाँ से ऐसे जाएगा और इधर पहुँचेगा, ए से बी पर पहुँचा, घूम रहा है या नहीं घूम रहा, घूम रहा है। जब ये पॉइंट ए से बी तक पहुँचेगा, इस लाइन को यहाँ पर करेंगे, मिलाएंगे तो ये एंगल बनेगा या नहीं बनेगा बताओ। घूर्णन गति में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं क्या, कोणीय विस्थापन बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कौन सी गति कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, ये घूर्णन गति कर रहा है। मान लो एक कण कहाँ पर है, ए पर, और ऐसे चलकर ये गया तो बी पर पहुंचा, घूर्णन गति हो रही है। कितने कोण पर चला गया, थीटा कोण पर चला गया। ये जो कोण है इसे बोलते हैं कोणीय विस्थापन। जब भी कोई कण गति करता है, मोशन करता है, तो वो डिस्प्लेस होता है, विस्थापित होता है। ये जो विस्थापन होता है वो कोणीय विस्थापन कहलाता है। जबकि एक कण पॉइंट ए पर है, यहाँ से यहाँ पर बी पर आ गया, ये डी डिस्टेंस चला, इसे क्या बोलते थे हम, रेखीय विस्थापन यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। बोलते थे या नहीं बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे। अब यहाँ पर तो वेग जो होता था ना, अगर ये डिस्टेंस x से रिप्रेजेंट करेंगे तो dx अपॉन dt होता था। वेग जो होता था वो क्या होता था, dx अपॉन dt होता था। घूर्णन गति में हमारे पास क्या होता है, कोणीय वेग होता है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होती है, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात ये समझ में, 11th क्लास में खूब पढ़ा है। और कोणीय वेग जो होता है ना, वो कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन होता है, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। इसे क्या बोलते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। फिर यहाँ पर जो सरल रेखा में एक्सेलरेशन होता था, त्वरण होता था, वो क्या होता था, वेग में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते थे, त्वरण कहते थे। वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेग में समय के साथ परिवर्तन को त्वरण कहते थे। यहाँ कोणीय वेग होता था तो यहाँ त्वरण भी कौन सा होता है, कोणीय त्वरण होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और ये किसके इक्वल होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं हम, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। आई रेखीय गति में तो v और ए होते थे, और जो कोणीय गति होती है यानी कि घूर्णन गति होती है, उसमें हम किसकी बात करते हैं, कोणीय वेग की और कोणीय त्वरण की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, यदि कोई पिंड यदि कोई पिंड ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, घूम रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक हम संबंध पढ़ते हैं, तो J इज इक्वल टू आई ओमेगा। J क्या है, कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, दैट मीन्स कोणीय वेग। क्लियर है। यहाँ आई जो होता है ना, वो होता है जड़त्व आघूर्ण,
यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? देखो, जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जड़त्व, जब हम रेखीय गति की बात करते थे, देखो दो शब्द समझना, जड़त्व और एक होता है जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक होता है जड़त्व इनर्शिया। जड़त्व क्या होता है? जैसे बस होती है हमारे पास, है ना, बस को हम, बस स्थिर है, बस क्या है? स्थिर है। तो बस को जब हम गति कराना चाह रहे हैं तो पीछे से हम मान लो धक्का लगा रहे हैं, फिर भी बस नहीं खिसक रही है, नहीं खिसकती ना जल्दी से, और ज़्यादा फोर्स लगाया हमने, बस नहीं खिसकती है। बस का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मास होता है। बस का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मास होता है। वो जो द्रव्यमान होता है ना, वो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब उसका द्रव्यमान जो होगा, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है उसमें जड़त्व का गुण उतना होता है, जो कि अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि बस कहेगी भाई मैं तो स्थिर रहना ही चाहती हूँ, जल्दी से वो क्या नहीं करेगी? गति नहीं करेगी, मोशन नहीं करती है। ठीक है, ऐसे ही अगर बस चल रही है ना, जैसे ट्रक होते हैं, भारी ट्रक होते हैं, वो हमारे पास क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं, तो वो चलते ही रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? जड़त्व के कारण। उनका द्रव्यमान जो होता है, मास जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उनमें जड़त्व का गुण होता है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अगर कोई वस्तु, न्यूटन्स की गति का प्रथम नियम बोलते हैं हम, कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है, स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, जब तक कि उस पर क्या नहीं लगा दिया जाए? फोर्स नहीं लगा दिया जाए। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है, उसमें जड़त्व का गुण उतना ही ज़्यादा होता है। और जड़त्व क्या है? अवस्था परिवर्तन का विरोध करना। बस स्थिर है ना, तो वो स्थिर रहना चाहेगी। ठीक है, वो तो बात करते थे हम कौन सी गति में? रेखीय गति में। घूर्णन गति में हम बात करते हैं किसकी? जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं घूर्णन गति में? हम जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं। मतलब कि अगर कोई पिंड घूम रहा है, ठीक है, तो उसमें भी एक गुण होता है जो अवस्था परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। यानी स्थिर है तो स्थिर रहने का प्रयास करेगा, और अगर वो घूर्णन गति कर रहा है तो वो रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति करता ही रहने का प्रयास करेगा। उसे हम बोलते हैं क्या? जड़त्वाघूर्ण। क्लियर है? तो यहाँ कोणीय संवेग और कोणीय वेग और जड़त्वाघूर्ण में ये संबंध होता है J = I ओमेगा, जो कि हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो J की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, तो टो = D/dt, और J की वैल्यू क्या है? I ओमेगा है। I कांस्टेंट होता है, हर पिंड का जड़त्वाघूर्ण होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कहाँ आ जाएगा? बाहर। I क्या आ गया? बाहर। और D/dt ये क्या आ गया हमारे पास? ओमेगा आ गया। और अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या? कि टो = कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। तो टो = क्या हो जाएगा? I × अल्फा। ठीक है, टो = क्या आएगा? I = अल्फा। जहाँ ये जो अल्फा होता है इसे क्या बोलते हैं हम? कोणीय त्वरण बोलते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं। I यहाँ पर क्या है? जड़त्व आघूर्ण है। ये क्या कहलाता है? ये जो समीकरण होता है ना, ये जो इक्वेशन होती है, ये दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण कहलाती है। घूर्णन गति का
समीकरण कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इसको याद रखना है हमें, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या किया जाता है, पूछा जाता है। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, एक तो जड़त्व की और एक जड़त्व आघूर्ण की। अभी तो मैंने आपको बता दिया था थोड़ा सा, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपने 11th क्लास में पढ़ी है और 11th क्लास हम मस्ती में निकाल देते हैं, ठीक से पढ़ते नहीं हैं। क्लियर है ना? तो देखो, पहले हम बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण की। जड़त्व आघूर्ण एवं जड़त्वीय नियतांक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अब हम। जड़त्व आघूर्ण एवं जड़त्वीय नियतांक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जड़त्व की। ये क्या होती है? देखो, जब कोई वस्तु रेखीय गति करती है, लीनियर मोशन की बात करते हैं। जब कोई वस्तु रेखीय गति की बात करते हैं हम, रेखीय गति करती है तो उसकी अवस्था का परिवर्तन करने वाला कारक क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला कारक, यही तो वर्ड है, विरोध करने वाला कारक। यानी कि जड़त्व वो होता है जो कि अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। देखो, ये हमारे पास 100 किलोग्राम की वस्तु है, इस पर हमने फोर्स लगाया, ये नहीं खिसकती है, और ज़्यादा फोर्स लगाया नहीं खिसकती है, स्थिर पड़ी है। ठीक है, स्थिर पड़ी है क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा है। इसका मास क्या है? ज़्यादा। हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पर नहीं खिसक रही है, इसमें इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो इसमें कौन सा गुण ज़्यादा होता है? जड़त्व का। ठीक है, ये क्या रहना चाहता है? स्थिर रहना चाहता है हमेशा। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दें इसमें, तो फिर ये क्या हो जाएगा? गतिशील हो जाएगा। अब ये गति ही करता रहेगा, कोई बाह्य बल नहीं लगना चाहिए, जैसे घर्षण बल नहीं लग रहा है, कोई नहीं लग रहा, अब ये गति करता रहेगा। ठीक है, अब वो जड़त्व हमेशा गति करता रहेगा, उस जड़त्व के कारण ये पिंड हमेशा क्या करता रहेगा? गति करता रहेगा। फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, कहने का मतलब है जड़त्व वो होता है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है वो, और गतिशील है तो गतिशील रहना ही चाहता है। अगर हम घूर्णन गति की बात करें तो, यदि वस्तु घूर्णन गति करे, रोटेशनल मोशन करे, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं, ना, यदि वस्तु घूर्णन गति करे तो उसकी अवस्था का परिवर्तन का विरोध करने वाला जो कारक होता है ना, वो क्या कहलाता है? यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। देखो, इसको हम कैसे समझा सकते हैं? कोई पिंड अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा, घूर्णन गति कर रहा है तो वो चाहता है मैं घूर्णन गति करता रहूं। ठीक है, ये नहीं है कि रुक जाए, वो कब तक नहीं चाहेगा? जब तक कि उस पर क्या नहीं लगा दिया जाए? बाह्य बल। अगर वो गतिशील है तो गतिशील रहेगा, स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा। ये कोई पिंड है, ये क्या कर रहा है? हमारे पास घूम रहा है। ये पिंड किससे मिलकर बना होगा? कणों से मिलकर बना होगा। ये M1 कण, ये M2 कण, ये M3 कण, ये Mn कण, है ना।
अब ये जो m1 कण है इसकी अक्ष से जो दूरी है वो क्या है r1, m2 जो कण है इसकी अक्ष से दूरी r2, m3 जो कण है इसकी अक्ष की दूरी r3, mn जो कण है उसकी अक्ष दूरी rn। तो इसका जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालते हैं जड़त्व आघूर्ण? जड़त्व आघूर्ण जो होता है ना वो निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी कण का जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान इंटू अक्ष से लंबवत दूरी का स्क्वायर। तो टोटल जड़त्व आघूर्ण जो होगा ना इसका वो क्या होगा, m1 वाले कण का, ये पिंड जो है ये निकाय जो है वो किससे मिलकर बना है, कणों से। सारे कणों का जड़त्व आघूर्ण जोड़ दो, इस निकाय का या पिंड का जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। पहले कण का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, द्रव्यमान m1 और दूरी स्क्वायर r1 स्क्वायर। सेकेंड कण का m2 और अक्ष से दूरी r2 स्क्वायर। थर्ड कण का m3 और दूरी r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 लास्ट n वा कण mn और दूरी rn का स्क्वायर। n का मतलब 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकते हैं, कितने भी कण हो सकते हैं। इसको हम किस में लिख सकते हैं, समेशन में। i इज इक्वल टू समेशन 1 से लेकर n तक क्या बनेगा, MIRI स्क्वायर। ये क्या कहलाता है हमारे पास, इसका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। i का मान 1 रखो, M1R1 स्क्वायर बन जाएगा। समेशन का मतलब प्लस i की वैल्यू 2 रखो, M2R2 स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं किसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण को। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।